हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया साहब। तो आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का निपटारा करने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों, फिजिक्स का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज का जो टॉपिक है वो है प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र। काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सरल तरीके से आज इसका निपटारा हम करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं बच्चों। तो सबसे पहले आप यहां पर साइड में देख रहे होंगे एक फिगर। यहां पर एक क्या है, प्रिज्म बना हुआ है। गौर से समझिएगा रसगुल्लों। और प्रिज्म पर क्या है, कोई प्रकाश की किरण आपतित हो रही है। ठीक, किसी प्रकाश स्रोत से चलने वाली प्रकाश किरण PQ जब प्रिज्म के पृष्ठ से टकराती है तो हमें पता है बच्चों ये टकरा रही है, तो इसके तल पर हम खींचेंगे एक अभिलंब। ठीक, यानी इस तल के लंबवत हम खींचेंगे एक अभिलंब। तो हमने एक क्या कर दिया बच्चों, एक अभिलंब खींच दिया। अब पता है कि जब प्रकाश की किरण वायु से, मान लेते हैं बाहर वायु है, विरल माध्यम है, वायु से कांच में प्रवेश करेगी बच्चों, तो इसे ऐसे निकल जाना चाहिए था जो डैश डैश हमने बनाया है। लेकिन ये एक्चुअल में ये प्रकाश की किरण क्या है, अभिलंब। देखिए अभिलंब ये है, अभिलंब की ओर झुक जा रही। हमें पता है कि जब प्रकाश की किरण का बच्चों विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर थोड़ा झुक जाती है ना। उसके बाद ये जब फिर से क्या होता है, कांच से यानी प्रिज्म से बाहर जब निकलती है तो इसको फिर इस तरह से निकलना चाहिए बच्चों। ठीक, ऐसे जाना चाहिए। लेकिन अगर यहां पर भी हम क्या कर देते हैं, इस पृष्ठ के अभिलंबवत हम एक क्या कर देते हैं, एक अभिलंब खींच देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, अब यहां पर हो जाता है अभिलंब। तो अभिलंब से ये क्या हो, दूर हट रही है, क्योंकि जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हट जाती है। ये आप भी जानते हो। अब बच्चों ये जो कोण बनेगा, ठीक है ना, यानी यहां पर जो कोण बन रहा है, हमें पता है ये आपतित किरण है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को अपन क्या बोलते हैं, तो हम कहते हैं आपतन कोण। ठीक है ना। और जो अपवर्तित किरण है और उसके अभिलंब को, ठीक है ना, इसमें क्या है, अपवर्तित किरण है और ये अभिलंब है, तो इसके बीच बने कोण को क्या कहते हैं बच्चों, अपवर्तन कोण कहते हैं। ठीक, इसी तरह से अगर यहां पर हम ध्यान दें तो ये जो निकल रही है किरण, इसका नाम होता है निर्गत किरण। अब निर्गत किरण है तो इसको हमने नाम दे दिया बच्चों I डैश। ठीक, और इसके बीच जो कोण बन रहा है इसका नाम दे दिया R डैश। इज दैट क्लियर? इतना क्लियर हो गया रसगुल्लों। चलिए हमने क्या किया, जब आपतित किरण को बढ़ाया और अपवर्तित किरण को बढ़ाया तो ये क्या हो जा रहे हैं, एक जगह पर मिल जा रही हैं, है ना। ये एक जगह पर मिल जा रही हैं और जहां पर मिलती हैं बच्चों उसको कहते हैं विचलन कोण। यानी ये जो कोण बनाती हैं, जिस कोण पर मिलते हैं उसको कहते हैं विचलन कोण, यानी इसको दर्शाया जाता है लैम्डा से। ठीक, अगर हम देखें तो परिभाषा के तौर पर आपतित किरण और अपवर्तित किरण के बीच बने कोण को विचलन कोण कहते हैं। इसे डेल्टा से दर्शाया जाता है। अब यहां से आपको एक चीज समझना पड़ेगा बच्चों। ठीक, आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा शीर्षाभिमुख कोण के बारे में। यानी जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो ये जो कोण बनते हैं आपस में बराबर होते हैं, ये होता है शीर्षाभिमुख कोण। यानी ये अगर 45 डिग्री है बच्चों तो ये भी 45 डिग्री होगा। कुछ यही सीन इसमें भी अप्लाई हो रहा है। मतलब ये है बच्चों कि जो हमने एक रेखा खींचा है जो P से होकर के जा रही है किरण, ठीक, यानी PQ से होकर ये रेखा, और इस पे जो अभिलंब डाला है QE इसको, तो इसमें जो ये वाला कोण I होगा बच्चों, ये यहां से पूरे कोण, ध्यान से समझिएगा, ये जो पूरे कोण की बात कर रहे हैं इस वाले कोण के बराबर होगा। यानी ये भी पूरा यहां से यहां I हो जाएगा। इसी तरह इस वाले में आएंगे बच्चों तो इसमें भी अगर हम इसको I डैश, ये देखिए I डैश मान लिया है, अगर ये I डैश है तो यहां से इसका, इसमें भी ये पूरा का पूरा जब आएगा बच्चों तो ये I डैश के
बराबर हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। चलिए अब यहां से हमको जो निकालना है वो इस वाले कोण का मान निकालना है, केवल और केवल इतने का। तो इतने का जो मान हो जाएगा बच्चों, जब पूरा कोण हमने बताया ना, यानी पूरा जब यहां से यहां आई हो गया तो ये r ऑलरेडी है, तो भाई i में से r घटाएंगे तो ये कोण हो जाएगा i माइनस r। ठीक, ये कोण थोड़ा छोटे में लिखते हैं भाई, नहीं तो इधर भी जगह नहीं बचेगा बच्चों, थोड़ा 1 मिनट। तो ये जो कोण हो जाएगा बच्चों वो i माइनस r हो जाएगा। इसी तरह जब पूरा का पूरा है बच्चों i डैश और यहां से यहां तक का जो कोण है वो r है, तो ये जो कोण होगा ये क्या हो जाएगा i डैश माइनस का r डैश। ठीक है ना, i डैश माइनस का r डैश, यही आपको समझना था। चलिए अब आ जाते हैं हम डायरेक्टली टॉपिक पर। तो चलिए अब हम निकाल लेते हैं बच्चों यहां पर विचलन कोण। ठीक, सबसे पहले हम निकालेंगे विचलन कोण। अब विचलन कोण जो है यानी लिखेंगे डेल्टा बराबर, अब ध्यान से समझिएगा, अब ये कोण यानी ऐसे बना है, देखिए बच्चों ये ऐसे और यहां पर ऐसे, तो ये जो कोण बन रहा है, ठीक, डेल्टा, इसको विचलन कोण कहते हैं, और ये होता है बहिष्कोण। अब बहिष्कोण का मतलब होता है कि बच्चों ये शेष बहिष्कोण कैसे निकालते हैं कि यानी जो होता है इस वाले भुजा के अंदर बने कोण को छोड़कर शेष दोनों भुजाओं के योग के बराबर, ये i माइनस आर है और ये i डैश माइनस आर डैश है, तो इनके योग के बराबर। मतलब अगर इस तरह से कोण बन रहा है बच्चों, अगर पूछ लिया जाए ये x है, y है, z है, ठीक है ना, जैसे यहां पर इसको x मान लेते हैं, तो x बराबर हमेशा y प्लस z हो जाएगा, यानी इस वाले को नहीं काउंट करते हैं, बाकी दो कोणों का योग। तो यहां से आ जाती है डेल्टा बराबर, डेल्टा बराबर लिखेंगे दोनों कोणों का यानी दोनों अंतः कोणों का योग i माइनस आर प्लस i डैश, ठीक, i डैश माइनस आर डैश, ये कोण क्या हो जाएगा, दोनों का योग बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, इसको थोड़ा सही से लिख देते हैं, डेल्टा बराबर ये हो जाएगा, देखिए इसको i प्लस i डैश, अब माइनस करने के बाद ये हो जाएगा r प्लस r डैश। ठीक, माइनस हम कॉमन ले लेते हैं तो ये प्लस में हो जाएगा, ये भी प्लस में हो जाएगा, तो ये आया डेल्टा बराबर। तो इसको अपन मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, ये हुआ समीकरण 1। अब यहां पर हम आ जाते हैं एक चक्रीय चतुर्भुज आपको दिख रहा है, तो लिखेंगे बच्चों चतुर्भुज। ठीक, हम लिखेंगे चतुर्भुज ए क्यू ई आर ए। ठीक, ए क्यू ई आर ए, मतलब इस तरह से बच्चों एक चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है, ये ए है, क्यू है, ई है, आर है, तो ए क्यू ई आर ए, ए क्यू ई आर ए, इसमें हमेशा चक्रीय चतुर्भुज में दो सम्मुख कोणों का योग यानी दो अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, और संपूर्ण की बात करें तो भाई चारों अंतः कोणों का योग 360 होता है। अब जब यहां पर अभिलंब खींच दिया गया है तो भाई ये वाला 90 इधर ऑलरेडी बन चुका है, इधर भी 90 है, हमें पता है और होता भी है भाई, ये 180 हो गया, ये 180 हो गए 360। लेकिन बच्चों अब ये जब पता है, लेकिन अब हम निकालेंगे ए और ई का, तो इसमें लिखेंगे क्या, यहां पर लिखेंगे में, इसमें निकालना है, क्या निकालेंगे बच्चों, लिखेंगे कि ए प्लस ई बराबर कितना 180 डिग्री। ठीक, यानी जो ए हो गया कोण ए प्लस ई बराबर, यानी दोनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, ठीक, सम्मुख जो ये क्या होते हैं सम्मुख भुजाओं, मतलब जो सम्मुख कोण होते हैं आमने सामने के, वो क्या हो जाते हैं, उनका योग 180 हो जाता है। अब 180 हो गया, ये चीज इतना क्लियर हुआ। अब हमको निकालना क्या है बच्चों, ध्यान से समझना। अब हम लिखेंगे त्रिभुज, ठीक, त्रिभुज त्रिभुज क्यू ई आर में, त्रिभुज क्यू ई आर में, पास पास लिख देते हैं भाई थोड़ा, क्यू ई
आर में। इसमें त्रिभुज क्यू ई आर में अब त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग भी कितना होता है? 180 अंश होता है। तो ये हो जाएगा क्यू ई आर में। तो इसमें क्या है? आर है बच्चों, प्लस क्या है? इधर आर डैश है, ठीक, और बराबर क्या है? 180 अंश है, ठीक है ना। तीनों का कोणों का, सॉरी तीसरा कोण तो लिखा नहीं, तीसरा कोण क्या है? ई है, बराबर 180 अंश। अब एक चीज गौर से समझिएगा बच्चों, ध्यान से समझना। 180 अंश बराबर ये देखिए दे रखा है, 180 अंश बराबर कुछ आपको मालूम पड़ रहा है, वही चीज हम यहां पुट करेंगे। आर प्लस ई बराबर कितना हो जाएगा? 180 के स्थान पे हम ए प्लस ई कर देंगे। अब ई से ई कैंसिल हो गया बच्चों, आर प्लस क्या निकला? आर डैश बराबर ए हो गया, ठीक है ना। इसको अपन दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 अब हम लिख लेते हैं बच्चों, ध्यान से समझिएगा। अल्पतम विचलन की स्थिति में अब लिखेंगे अल्पतम विचलन की स्थिति में मान लेते हैं जो विचलन कोण हो अत्यंत छोटा हो जाए, यानी न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति में, तो ऐसी सिचुएशन में बच्चों जो डेल्टा होगा वो डेल्टा एम के बराबर हो जाएगा, और जो आर होगा, ठीक है ना, जो ध्यान से समझिएगा, आर बराबर तो आर रहेगा, लेकिन आर डैश भी बराबर आर ही हो जाएगा, ठीक। अल्पतम विचलन होगा आर डैश बराबर आर और आई डैश बराबर आई हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में कुछ देखिए हमें क्या बदलाव मिलेगा। तो यहां पर क्या करेंगे, इसी कोण से सबसे पहले लिखेंगे कि समीकरण 2 से, समीकरण 2 में क्या दिखाई पड़ रहा है? ए मतलब आर प्लस आर डैश बराबर ए दिख रहा है। तो आर प्लस भाई आर डैश के बराबर भी आर ही लिख देंगे। कब? अल्पतम विचलन की स्थिति में बराबर ए हो गया। 2r बराबर ए, तो r बराबर a/2, r बराबर हमें मिल गया a/2। अब देखिए बच्चों, हम यहां से यानी डेल्टा से क्या निकाल सकते हैं? r मतलब a का मान भी निकाल सकते हैं। तो अब लिखेंगे कि समीकरण 1 से वो पहले भी निकाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, तो डायरेक्टली यहां पहले हमने इसको निकाल दिया, उससे कोई मतलब नहीं बच्चों। समीकरण ए से हम क्या निकालेंगे? तो समीकरण हमने बताया अल्पतम विचलन की स्थिति में डेल्टा बराबर डेल्टा एम हो जाएगा। तो डेल्टा एम बराबर हुआ, क्या लिखेंगे भाई? आई के स्थान पे आई ही रहेगा, ठीक है ना। यहां पर आई डैश है, यार डैश भूल जा रहे हैं बार बार, तो आई डैश के स्थान पर भी आई ही रहेगा बच्चों, माइनस हो जाएगा, और उसके बाद ये आर है और माइनस का प्लस का आर डैश के बराबर भी आर ही हो जाएगा, ठीक। तो ये हो गया कितना? 2i माइनस का 2r, ठीक, 2i माइनस का 2r। एक मिनट रुकिए, इसको करने की जरूरत ही नहीं है, देखिएगा बच्चों, देखिए आई इसका रख दिया, r प्लस आर डैश बराबर हमें कुछ मिला है, तो हम उतना परेशान काहे का हो। तो इसको लिखेंगे माइनस का a हो गया बच्चों, ठीक। यानी यहां से डेल्टा m बराबर हमें चाहिए किसके? i बराबर चाहिए, तो लिखेंगे 2i बराबर, ये माइनस का इधर आ जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा डेल्टा m प्लस a, लेकिन i बराबर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा डेल्टा m प्लस a/2। तो ये रहा i का मान और ये रहा r का मान। अब लगाना है क्या भाई? हमें लगाना है स्नेल का नियम। अब स्नेल का जो नियम होता है वो क्या होता है? n बराबर साइन i अपान साइन r, ठीक। तो यहां से जो फार्मूला हो जाएगा n बराबर, भाई साइन लिखेंगे, साइन के बाद i के स्थान पे हो जाएगा डेल्टा m प्लस a/2, ठीक है ना। ये हुआ आपका बाहर हो गया, और उसके बाद अपान साइन r के स्थान पे a/2 हो गया, ठीक। यही बच्चों क्या हो जाएगा? प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक का फार्मूला
हो जाएगा। ठीक, अब जहां पर देखिए सारी चीजें सिंबल के साथ लिख लेते हैं। n क्या है, n क्या है तो बच्चों ये है अपवर्तनांक। ठीक, n क्या है, अपवर्तनांक है। उसके बाद i क्या है, तो i को जनाब बोलते हैं अपन आपतन कोण, आपतन कोण है ना। अब उसके बाद r क्या है बच्चों, r क्या है, अपवर्तन कोण। ठीक, अपवर्तन कोण। a क्या है, इसमें बचा है a और डेल्टा m, तो a को बोलते हैं अपवर्तक कोण या फिर कहते हैं प्रिज्म कोण। ठीक, और डेल्टा m क्या है बच्चों, ये है अल्पतम, अल्पतम विचलन कोण या हम कह सकते हैं न्यूनतम विचलन कोण। चाहे अल्पतम विचलन कोण बोलिए या फिर न्यूनतम विचलन कोण कह सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों आप बहुत ही सिंपल तरीके से प्रिज्म के लिए पदार्थ का अपवर्तनांक का जो सूत्र होता है उसका निगमन कर सकते हैं। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्यार से एक लाइक कर देना और नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं किसी और समझदार वीडियो के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए।